सही है। तो व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट होती क्या है? जैसे लास्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है, ऐसी गुड और सर्विस होती है जिसको हम सेल करके पैसे रिसीव करते प्रॉफिट हैं, कमाते पैसे कमाते हैं। एग्जैक्टली exactly। और वो हम कहाँ पे बेचते हैं? ऑब्वियसली मार्केट में बेचते हैं। हैं। मार्केट वो एक जगह होती है जहाँ पे कंज्यूमर या कस्टमर या प्रोड्यूसर या जो सेलर होता है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं मार्केट में जाऊंगा और उस बंदे से वो चीज परचेज कर लूंगा। हम्म। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, प्रोड्यूसर सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम डायरेक्ट अपने इस्तेमाल के लिए उठाते हैं, या कंज्यूमर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हम डायरेक्ट सर्विसेज के लिए लेते हैं। एजुकेशन हो गई, मेडिकल सर्विसेज हो गई। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, या प्रोड्यूसर सर्विसेज क्या होती हैं? यूज्ड इन प्रोडक्शन, यूज्ड इन प्रोडक्शन, यूज्ड इन प्रोडक्शन। जैसे मशीनरी हो गई, ये क्या हो जाएगी? प्रोड्यूसर गुड हो जाएगी। या व्हीकल्स हो जाएंगे, बिल्डिंग्स हो जाएंगी। ये मतलब प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। वह जो प्रोड्यूसर सर्विसेज होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? कि वो कौन सी सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूसर को चाहिए होती हैं? जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंसेस की, ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग की, या इंश्योरेंस की, जो प्रोड्यूसर को चाहिए होती है। सही है। ये यस। होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट हमने बना तो लिया, अब वो फेलियर है या सक्सेस है, ये हमें पता कैसे चलेगा? उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? अब मैं अगर अज्यूम करूं, मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होता है, और उसमें ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, तो मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में पसंद होती है। और पहली जिसे हमने मार्केटिंग में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इट्स मस्ट सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। अगर आपकी नीड्स एंड वांट्स वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई करती है तो वो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकती है। और उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके आप नए कस्टमर्स भी बना सकते हो, उसकी वांट्स इंक्रीज कर सकती हैं। और तीसरा फैक्टर आता है उसका डिजाइन। काफी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ आप उसके डिजाइन की वजह से लेते हो। जब आप कार्स की सिलेक्शन कर रहे होते हो कि यार मैं एक सिविक परचेज करूँ, एक अल्टिस परचेज करूँ, या एक इलांट्रा परचेज करूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डिजाइन को देखते हैं कि डिजाइन अच्छी है तो खैर है, मसला नहीं है। और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, ये सब कंसिस्टेंट होगा उस ब्रांड इमेज के साथ या उस प्रोडक्ट का, तो वो उसको सक्सेसफुल बना देगा। ऐसा नहीं है मेरा एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और दूसरा प्रोडक्ट बहुत बेकार है। सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस सब कंसिस्टेंट होना चाहिए, और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट भी होना चाहिए और स्टैंड आउट भी करना चाहिए। क्योंकि पता लग जाए कि ये टोयोटा का है, ये होंडा का है, ये हार्ले डेविडसन का है, ये बीएमडब्ल्यू का है, स्टैंड आउट करना चाहिए। अब दोनों सिमिलर लगेंगे तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये कौन सा है। यस। It should not too expensive to produce and the price will be able to cover the cost। इतना महंगा भी ना हो बनाने में, लेकिन जो आप उसकी प्राइस चार्ज करो वो उसकी सिर्फ कॉस्ट कवर कर ले। वैल्यू टू मनी, वैल्यू टू मनी, या कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को अगर वो मीट कर लेता है तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये तो हमने प्रोडक्ट को, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में पता चल लिया कि वो कैसा होता है। लेकिन अब जब आप नई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी सक्सेस को डिटरमाइन करना आपका मतलब आउटलुक है, बिजनेस की डेवलपमेंट है या बिजनेस की जिम्मेदारी है कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाए वो सक्सेसफुल होना चाहिए। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय अ बिजनेस। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप क्या है? जनरेट आइडियाज।
कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आप आइडिया जनरेट करो, मार्केट रिसर्च करो, अपने कस्टमर से सजेशंस लो, एम्प्लॉय से सजेशंस लो, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का एनालिसिस करो, अपने सेल्स डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करो। द फर्म ब्रेनस्टॉर्म्स मतलब सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो। न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूजिंग कस्टमर सजेशंस, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयज आइडियाज, सेल्स डिपार्टमेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो अभी मैंने बताया कि अगर आप आइडिया बना रहे हो तो पहले रिसर्च करो, कस्टमर से, अपने सारे स्टेक होल्डर से डेटा लो। जब आइडिया जनरेट हो गया फिर उसके बाद क्या, इसमें से शॉर्ट लिस्ट करो, सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है, सिलेक्ट द बेस्ट आइडियाज फॉर द फर्दर रिसर्च। इसमें आपको चॉइस करना होता है कि कौन सा आइडिया मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, और मुझे अपना टाइम और पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जाहिर है कुछ आइडिया Okay. ऐसे होंगे जिसमें प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी, और कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जो कम टाइम में कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें अपनी बिजनेस के टाइप, कस्टमर की टारगेट ऑडियंस, इसके हिसाब से अपने लिए एक बेस्ट आइडिया ढूंढना पड़ेगा। द फर्म डिसाइड्स विच आइडियाज टू अबेंडन, यानी कौन सा आइडिया छोड़ देना है, विच टू रिसर्च फर्दर, या कौन सा सेलेक्ट करना है और उसमें फर्दर रिसर्च करनी है। If the product is too costly or may not sell well, it will be abandoned. ठीक है। डिसाइड, अब तीसरे, जब आपने एक बेस्ट आइडिया सिलेक्ट कर लिया और उस पर फर्दर रिसर्च करने का भी प्रोग्राम बना लिया, तो तीसरा स्टेप क्या आता है, डिसाइड, फैसला करना है कि इफ द फर्म विल बी एबल टू सेल इनफ यूनिट्स फॉर द प्रोडक्ट टू बी अ सक्सेस। फिर ये एसेस करना है कि फर्म अपने लॉसेस को कवर कर लेगी, कॉस्ट को कवर कर लेगी। कवर कर लेगी तो मतलब वो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएगी तो वो लॉस वाली बात है। तो हमें फोरकास्टेशन करनी पड़ेगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने मार्केट शेयर का साइज देखना पड़ेगा। अब हो सकता है हमारा लॉस कवर हो जाए, हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, फिर भी क्या वो एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल है? फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। सक्सेसफुल प्रोडक्ट वो होता है कि अपनी कॉस्ट तो कवर करे करे, साथ में वो लंबा चले, अच्छी खासी मार्केट को टारगेट भी करे, तभी ही हम उसको एक एक सक्सेस मानते हैं। This research includes looking into forecast sale, size of the market share, cost benefit analysis for each product idea undertaken by the marketing department. जब हमने देख भी लिया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा, हमने डिसाइड भी कर लिया, सारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिए, कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, सेल्स देख ली, उसके बाद हम उसका एक मॉडल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। मतलब सैंपल होता है या टेस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। By making a prototype of the new product, the operations department can see how the product can be manufactured. तो जो हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा ना, फिर वो देख लेगा कि कितने अच्छे से, कितने रिसोर्सेज में, कितनी कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बन पा रहा है। क्या वो आसानी से बन पा रहा है, क्या वो काफी प्रॉब्लमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर वो आसानी से बन पा रहा है या प्रॉब्लमेटिक भी है, तो क्या हम उसको फिक्स कर पा रहे हैं, क्या हमारे पास सारी वो एबिलिटीज या रिसोर्सेज हैं जिससे हम उसके प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं। और इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए ना यूजुअली कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज की जाते हैं, यूज टू प्रोड्यूस 3D प्रोटोटाइप्स ऑन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये कंप्यूटर आपने एडेड बताया था, डिजाइन। हाँ। ये हमने पहले पढ़ा था। फिर इनको हाँ। ऐड करके एक बनता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो उसका एक्रोनियम मुझे याद नहीं आ रहा, वो इसी तरीके से था कि उसमें आप डिजाइन भी कंप्यूटर पे बनाते हो और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग भी होती है वो भी उसी से करते हो। तो प्रोटोटाइप इस तरीके यस। से बनाते हैं। अब जैसे तुम्हें एक बिल्डिंग की एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे दुबई में एक बिल्डिंग है काफी बड़ी, उसका नाम है बुर्जुल खलीफा। क्या नाम है उसका? बुर्जुल खलीफा। अब देखो, आइडिया तो पहले आया होगा, दिमाग में उनके आइडिया पहले आया होगा। फिर उन्होंने सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, और
अट्रैक्टिंग स्पॉट होना चाहिए। तो जब प्रोटोटाइप बनाने की बारी आई ना, तो उन्होंने एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन की वजह से और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एक छोटा सा सैंपल बना लिया। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं बनाई होगी, मतलब एक कमरे जितना बड़ा सा एक प्रोटोटाइप बना लिया। उसमें सारी चीजें टेस्ट करके देखी कि एयर प्रेशर आएगा, जलजला आएगा, पानी आएगा तो किस तरीके से होगा, या कंप्यूटर में वो सारे मैकेनिज्म या क्लाइमेट चेंज को उन्होंने टेस्ट करके देख लिया। तो जब उन्होंने देखा प्रोटोटाइप काफी अच्छा बन गया, सारे नेगेटिव्स को हमने आंसर कर लिया, फिर उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, टेस्ट लॉन्च कर दिया। और ये अक्सर होता है बड़ी बड़ी बिजनेसेस में, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च में ऐसा होता है। टेस्ट लॉन्च यूजुअली इंटरनल एम्प्लॉयज में होता है, या जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं, उनमें लॉन्च किया जाता है, ताकि अगर कोई मसला हो तो हमारी टेस्ट ऑडियंस में ही पता लग जाए। Test launch. The developed product is sold to one section of the market to see how well it sells before producing more, and to identify what changes and needs to be made to increase sales. Today, a lot of digital products like apps and softwares run beta versions, which is basically a market test. मतलब ये एक वर्जन होता है जो सिर्फ डिजिटल क्रिएटर्स के पास या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास होता है। फिर जब वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है। फिर जब टेस्ट ऑडियंस उसको अप्रूव कर देती है, टेस्ट लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर फाइनली हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को जीरो से लेके एंड तक मार्केट में लॉन्च करते हैं। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? जनरेट आइडियाज। आइडिया जनरेट हो गया, अब सिलेक्ट द बेस्ट आइडिया। बेस्ट आइडिया सिलेक्ट करके उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करो। फर्दर रिसर्च करने के बाद आप देखो कि वो प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे वो हमारे लिए सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। जब सक्सेसफुल होगा, एक अच्छा सिग्नल मिलता है, फिर हम उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी सैंपल बनाते हैं। फिर उस सैम्पलिंग आइटम्स को हम अपनी टेस्ट ऑडियंस में टेस्ट करने के लिए दे देते हैं, इसमें टेस्ट लॉन्च कर देते हैं। तो फिर हम उसके बाद अपने प्रोडक्ट को फाइनल मार्केट में भी लॉन्च कर देती है, क्योंकि टेस्ट ऑडियंस अप्रूव कर देती है कि भाई आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, इसमें कोई मसले नहीं है, जो छोटी मोटी चेंजेस करनी है वो आप कर देते हो। अब नए प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या होता है? नए प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या होता है? एक तो यूनिक होता है, पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, फर्स्ट टाइम आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया होता है। एंड दिस यूएसपी कैन बी यूज टू चार्ज अ हाई प्राइस। इस प्राइस को हम बोलते हैं स्कीमिंग प्राइस स्कीमिंग फॉर द प्रोडक्ट, एज वेल एज कैन बी यूज इन एडवर्टाइजिंग। कि भाई नया प्रोडक्ट है, नई नए फीचर्स हैं, महंगा भी है, क्वालिटी वाला भी है, क्योंकि आपकी पहले से ब्रांड इमेज बनी होती है ना। चार्ज हायर प्राइसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट, इज प्राइस इज कमिंग एक्सप्लेन लेटर। हमने प्रीवियसली कर लिया, क्योंकि हमने प्राइस वाला जो चैप्टर है वो पहले ही पढ़ लिया था। तो इससे क्या होती है? मार्केटिंग भी हो रही होती है, आपका रेवेन्यू जो नए प्रोडक्ट से आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल सेल्स। यानी नए प्रोडक्ट के लॉन्च से जो आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा उसको हम पोटेंशियल सेल्स बोलते हैं, कि वो रेवेन्यू बढ़ेगा, अभी बढ़ा नहीं है। तो रेवेन्यू जब बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और इससे आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। जब पहले आप एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब 2 बनाते हो, 3 बनाते हो, 4 बनाते हो। जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाते जाओगे, आपका जो कॉस्ट होगी ना उन 5-6 यूनिट्स में स्प्रेड हो जाएगी। और अगर एक प्रोडक्ट फेल हो गया या एक प्रोडक्ट फेलियर हो गया, तो बाकी 4 तो चल रहे हैं ना, वहां से रेवेन्यू तो आ रहा है ना। तो आपकी कंपनी का कैश फ्लो साइकिल चलता रहेगा, या बैलेंस ऑफ होता रहेगा। ठीक है, ये इसके फायदे हैं। इस पॉइंट को हम अक्सर कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। पहले एक प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका रिस्क था, अभी 2 बनाते हो, उस 2 का रिस्क है। 10 बनाते हो तो 10 का रिस्क है। तो रिस्क जो होता है ना 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ओके। सही है। इट अलाउज बिजनेसेस बिजनेसेस to expand in other markets as well. Expand in
अदर मार्केट। जब आप अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ाते जाते हो ना, तो आप नई नई मार्केट्स में भी जा सकते हो सकता है वो प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में फेल हो जाए लेकिन किसी दूसरी कंट्री में वो एक सक्सेस साबित हो जाए। तो ज्यादा प्रोडक्ट्स मतलब ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस। हम्म, अब जाहिर है आप नया आइडिया जनरेट करते हो, डिफरेंट आइडियाज को रिसर्च करते हो, तो आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है जिसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लगता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और इन्वेस्टमेंट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि आप सिर्फ पैसे दे रहे हो, कैश का आउटफ्लो होता है। कैश का इनफ्लो तब होता है जब फाइनल लॉन्च हो जाता है। तो मतलब जो आप रिसर्च कर रहे थे, लोगों को हायर कर रहे थे, प्रोटोटाइप्स बना रहे थे, प्रोडक्ट्स को वेस्ट कर रहे थे, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, तो इन्वेस्टमेंट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव और अ कंप्लीट लॉस। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट या हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिफोर लॉन्च वो एक लॉस ही होता है ना। आप जेब से पैसे दे रहे होते हो। और लॉस ऑफ कंपनी इमेज, लॉस ऑफ कंपनी इमेज अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो। अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो कंपनी की ब्रांड इमेज को भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। और लैक ऑफ सेल्स, लैक ऑफ सेल्स ड्यू टू रॉन्ग टारगेट मार्केट। अगर गलत मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो आपकी सेल्स भी कम हो सकती है। सही है। यस। अब हमने प्रोडक्ट डिस्कस किया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा, और नई प्रोडक्ट के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करते ब्रांड की। ब्रांड इमेज का तो पहला सुनकर ही एप्पल याद आता है। एग्जैक्टली मतलब मोबाइल फोन्स मतलब एप्पल, या कार्स में कोई नाम लेते हो, अभी तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है तो तुम टोयोटा का ले लोगे। टोयोटा या होंडा बोल देते हैं। एग्जैक्टली मतलब जो इमेज ज्यादा पे तुम्हें बोलते हैं। दिखती है, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा विजिबल होती है। या चाय पत्ती की अगर मैं तुमसे बात करूंगा तुम बोलोगे सर टपाल होगी या लिप्टन होगी। हाँ। या मतलब इस तरीके से मैं सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ। अब जैसे एक ब्रांड है, तुमने नाम सुना होगा पैम्पर्स के नाम से। यस। अब वो ब्रांड का नाम है, ये क्या है, ब्रांड है। लेकिन ये जो बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम असल में क्या बोलते हैं, डायपर्स। ऐसे ही है। मतलब यस। आप किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हो एक प्रोडक्ट को जानने के लिए। अब जब भी किसी को काली कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है वो बोलते हैं यार कोक देना, हाँ। भाई कोक देना। अब वो भले कोला नेक्स्ट हो, अब वो भले पेप्सी हो, समझ रहे हो। या अगर आप सोडा भी पीने हम्म। जाते हो ना उसको बोलते कोला फ्लेवर देना। जो नहीं वो लिम्का वगैरह टाइप चीजें होती है उसको भी आप बोलते हो यार यस। कोक या कोला फ्लेवर में देना। तो ये एक ब्रांड इमेज होती है, वक्त के साथ साथ बनती है ब्रांड इमेज। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बिजनेस खोला कल तो इसकी ऐसी ब्रांड इमेज होगी ना। तो ब्रांड इमेज क्या होती है, इज एन आइडेंटिटी गिवन टू अ प्रोडक्ट दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब इसी तरीके से ब्रांड इमेज होता है और ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या होता है, इज एन आइडेंटिटी या एक नेम गिवन होता है जो दूसरे कॉम्पिटिटर से आपको डिफरेंट करता है। तो ब्रांड नेम और ब्रांड इमेज में कोई खास फर्क नहीं है। ब्रांड नेम आपका नाम होता है, डाल्डा है, ओलिवुला है, ये टोयोटा है या होंडा है, तो वो ब्रांड नेम है जो क्लियरली बताता है कि ये ब्रांड इस ब्रांड से डिफरेंट है। और ब्रांड इमेज जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है आपको कि इसकी प्रोडक्ट्स में ये फीचर्स होते हैं और इसकी प्रोडक्ट में ये फीचर्स होते हैं। रिलायबल होती है, डिजाइन अच्छा होता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है। तो ये सारे मेथड्स जो नहीं हमने ऊपर पढ़े थे जो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं, जिस कंपनी की प्रोडक्ट में वो यस। फीचर्स ज्यादा होंगे
उतना ही उसकी ब्रांड इमेज अच्छी होती जाएगी। हम्म। अब आते हैं ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी इज अ टेंडेंसी ऑफ कस्टमर्स। ये कस्टमर्स की विलिंगनेस होती है या उनका एक पैटर्न होता है टू कीप बाइंग द सेम ब्रांड कंटिन्यूअसली इंस्टेड ऑफ स्विचिंग ओवर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। काफी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टोयोटा की कार्स को परचेज करते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ होंडा पे बिलीव करते हैं। तो एक ब्रांड लॉयल्टी होती है कि काफी लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं वो सिर्फ नेस्ले की पीते हैं। वो एक ब्रांड लॉयल्टी, सब बना रहे हैं, सबकी चीजें अच्छी हैं, सब मतलब एक ऐसी चीजें बना रहे हैं कि हर बंदा कंज्यूम कर सकता है। बट आपकी ब्रांड लॉयल्टी है ना, उसको फिर हम, वो एक सब्जेक्टिव चीज है, आदत है जैसे आपकी, आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। या आपकी पैकेजिंग डिफरेंट है, या आपकी क्वालिटी ऐसी है कि जो दूसरा कोई इसको कॉम्पीट नहीं कर पाता। सही है। कंज्यूमर रिकॉग्नाइज द फर्म्स प्रोडक्ट मोर इजीली, ये भी एक फैक्टर होता है। और देयर प्रोडक्ट कैन बी चार्ज हायर, वो ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। यस। इजियर टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, जिसकी ब्रांड इमेज अच्छी होती है तो उसको आसान होता है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो हाई चांसेस होती है सक्सेसफुल हो जाती है। एप्पल इज वन सच, उनको देयर पता ब्रांड है इमेज। कस्टमर लेंगे। एग्जैक्टली। अब एप्पल हो गया, टोयोटा हो गया। अब टोयोटा ने भी रिसेंटली कोई कार लॉन्च की है, उसका नाम है टोयोटा करोला क्रॉस, वो भी अच्छी चल रही है। यस। कुछ 2 3 4 साल पहले उन्होंने यारिस को लॉन्च किया था, वो भी अच्छी चल गई थी। ऑल्दो समटाइम्स तुम्हें छोटा मोटा लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, फिर तुम बोलते हो यार इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, रीसेल बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। तो उसमें थोड़ा अगर प्रोडक्ट फेड अवे भी हो जाए ना, तो ब्रांड इमेज उसको सपोर्ट कर लेती है। यूनिक पैकेजिंग हो सकती है, यूनिक पैकेजिंग हो सकती है कि पैकेजिंग काफी डिफरेंट है, और हायर प्राइस हो गई हमारी, इजियर टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, और क्रिएट ब्रांड इमेज। अगर ब्रांड इमेज नहीं है तो आपकी ब्रांड इमेज बन सकती है अगर आप अच्छी क्वालिटी दो, स्ट्रॉन्ग कर सकती है, क्रिएट और मेक स्ट्रॉन्ग। और अशॉर्ट क्वालिटी होती है, अशॉर्ट क्वालिटी, तुम्हें क्वालिटी का पता होता है कि भाई इसकी क्वालिटी ना बस क्या बताऊं। अब आईफोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना काफी अच्छा होता है, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो उसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है ना काफी अच्छा होता है। तो इससे पता लगता है कि ये ब्रांडेड है और ये अनब्रांडेड है। अब बात आती है कि भाई पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है। प्रोडक्ट अच्छा हो, पैकेजिंग बकवास हो, कस्टमर से पूछने से पहुंचने से पहले प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो पैकेजिंग मस्ट बी प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट। और पैकेजिंग में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट्स होनी चाहिए। सही है। इट कीप्स द प्रोडक्ट फ्रेश टू हेल्प कस्टमर रिकॉग्नाइज द ब्रांड नेम, लोगो एंड आई कैचिंग। सही है। आई कैचिंग भी होना चाहिए, देखते बंदा बोल दे भाई यही चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। स्टैंड आउट करता हो दूसरे प्रोडक्ट से। हाँ, स्टैंड आउट करता हो, आई कैचिंग हो, और सूटेबल फॉर द प्रोडक्ट हो, मतलब जिस टाइप का जो प्रोडक्ट है ना उसके लिए सूटेबल हो। अब जैसे मिठाई का, जैसे स्वीट शॉप्स हैं जो ईद और रमजान, मतलब ईद मतलब ओकेजन्स पे जो मिठाइयाँ मिलती हैं, अगर वो मिठाई हमें बॉक्स की जगह प्लास्टिक की थैलियों में दे दे, अच्छा थोड़ी लगेगा, उस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल ही नहीं है। इट इज कि भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना वो प्रोडक्ट सेफ हो, सूटेबल हो, इंफॉर्मेशन कैरीज करता हो, और आपके ब्रांड इमेज को प्रमोट करता हो। प्रमोट, प्रमोट ब्रांड इमेज। और एक और बात, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको आसानी से ले जाओ। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो रास्ते में ही खराब हो जाए,
तो उसकी पैकेजिंग मतलब अच्छी नहीं है ना, या सेफ पैकेजिंग नहीं है। जैसे अभी हम कभी फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, होम डिलीवरी करवाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ आइटम्स की ना पैकेजिंग खराब हो चुकी होती है, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। प्रोडक्ट की पैकेजिंग वही होती है जो आपको अच्छा इंप्रेशन देती है, क्योंकि पहले आप पैकेजिंग को ही देखते हो। जब आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो ना, फिर आती है पैकेजिंग, उसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, उसको यूज करने का एक्सपीरियंस, तो वो मैटर करता है। मतलब ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक ग्राफ से मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, आई गेस, मुझे याद आ रहा है। तो हमने इसको कहा था कि हम इसको देख लेंगे। The product life cycle refers to the stages product goes through from its introduction to its retirement terms। मतलब जब से प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ होता है ना, वहां से लेके जब तक यस। वो बंद नहीं हो जाता, तब तक उसका ये पूरा लाइफ साइकिल होता है। और ये जो वर्टिकल इस पे आता है, यहाँ पे सेल्स आती है, एनुअल सेल्स होती है, और यहाँ पे टाइम के साथ होता है। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल बढ़ती है, तो उस स्टेज को कहते हैं इंट्रोडक्शन। ये वन हो गया, ये टू हो गया, और ये थ्री हो गया, और ये फोर्थ हो गया। फोर्थ हमारा डिक्लाइन होता है। और ग्रोथ में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही होती है, कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा होता है। और मेच्योरिटी में क्या होती है कि आप पेनेट्रेशन प्राइसेस इस्तेमाल करते हो, सेल्स स्टेबलाइज हो चुकी होती है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वो डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाता है। अब ये एक टिपिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है जो नॉर्मली हर प्रोडक्ट का होता है, लेकिन इसमें आप कुछ चीजें चेंज भी कर सकते हो। होता यही है, होता यही है, लेकिन इस स्टेज को हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिसमें हमने आइडिया जनरेट किया था, फिर उसके बाद हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिर इसके बाद ये ग्रोथ हो रहा था, फिर ये मेच्योरिटी पे पहुंच गया, और ये डिक्लाइन हो गया, ये मेच्योरिटी हो गया, ये ग्रोथ हो गया, और ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, DIGMD, के डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन। सही। ओके। यस। अब ये हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर मैं इसका कैश फ्लो बनाऊं तो वो कैसा होगा? ऐसे ही तो मैं रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। ये आपका पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका टाइम है। सही। और यहाँ पे डॉलर है, यानी कैश है। तो जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में था ना, तब हमारा ये डेवलपमेंट स्टेज है, और ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज है। तो डेवलपमेंट जो इंट्रोडक्शन वाला स्टेज होता है ना, उसमें हमारा कैश फ्लो नेगेटिव था। आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी कम होती रहती है। जब ग्रोथ और मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं ना, उसमें हम पॉजिटिव में होते हैं, ओके। कैश फ्लो। आई गेस ये तुम बना लेना अपनी नोटबुक में, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो डेवलपमेंट और जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट होता है ना, इसमें बिजनेस को कोई फायदा नहीं होता, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। उसमें बस वो अपनी कॉस्ट कवर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन में? दे आर जस्ट कवरिंग देयर कॉस्ट। जब ग्रोथ वाले स्टेज में जाते हैं ना, तब इनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ में आपकी सेल्स पीक पे होती हैं, बढ़ रही होती हैं। मेच्योरिटी पे जाके आपके सेल्स स्टेबलाइज हो जाती हैं, तो प्रॉफिट भी स्टेबलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद जब सेल्स कम होती है तो प्रॉफिट भी कम होने लगता है। बात समझ में आ गई? ये यस। कैश फ्लो है, और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो ये हमने इसको लाइफ साइकिल को भी समझ लिया। लाइफ साइकिल या इसके डिफरेंट स्टेजेस, इसका रिलेशन विद कैश फ्लो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रेटजीज को देखते हैं। स्ट्रेटजीज को हम किस तरीके से देखते हैं कि जब हम इंट्रोडक्शन में होते हैं ना, जब हमने ऊपर देखा था, जब हम इंट्रोडक्शन में होते हैं ना, तो हमारे जेब बिल्कुल लॉस में होती है। हम खुद से पैसे दे रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। तो अगर मैं इसको कलर चेंज करके दिखा सकूं, तो जैसे इंट्रोडक्शन में या डेवलपमेंट में ये लॉस होता है मेरे पास। और ज़ाहिर है, जब आप लॉस में चल रहे होते हो तो आप ज़्यादा छलांगे नहीं मारते, आप ज़्यादा कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। तो
उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक मॉडल होता है। जब इंट्रोडक्शन में होते हो आपका प्रोडक्ट काफी बेसिक होता है। ऐसे समझ लो कि जब जब कोरोला, टोयोटा कोरोला जब फर्स्ट टाइम में आई थी ना, पहली पहली दफा जो टोयोटा कोरोला लॉन्च हुई थी, उसको देखो और आज जो टोयोटा कोरोला चल रही है उसको देखो, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या थी, बस चार पहिए थे, एक स्टेयरिंग था, हल्का सा एसी था और एक नॉर्मल कार थी। मतलब बेसिक मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट। और उसकी प्राइस क्या सेट की थी उन्होंने, प्राइस स्किमिंग भी हो सकती थी और प्राइस पेनिट्रेशन भी हो सकती थी, कि उस टाइम की शायद वो सबसे महंगी तरीन कार हो या उस टाइम की वो सबसे सस्ती तरीन कार हो। डिपेंड करता है, हम वो ज्यादा नहीं करते। जब आप बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, या तो आप प्राइस स्किमिंग करते हो या मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग करते हो, या तो लो प्राइस रख के फ्यूचर में जाके हाई प्राइस करते हो, या तो इनिशियल में हाई प्राइस करते हो और बाद में जाके लो या प्राइस कम कर देते हो। तो इंट्रोडक्शन के स्टेज में आप ये दो प्राइसेस को इस्तेमाल करते हो। प्रोडक्ट बेसिक होता है, प्राइस स्किमिंग होती है, या तो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है। और प्रमोशन आप हैवीली करते हो, मतलब हैवीली एडवर्टाइजिंग एक्टिंग टू बूस्ट कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। मतलब आप कंज्यूमर को परसुएड भी करते हो और इन्फॉर्म भी करते हो, इंफॉर्मेटिव। मतलब दो टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है, एक परसुएसिव होती है और एक इन्फॉर्मेटिव होती है। इसमें क्या कर रहे होते हैं, आप उसको इन्फॉर्मेशन भी बता रहे होते हो कि भाई ये इसके ये फायदे हैं और उसकी ये चीजें हैं, और उसको कन्विंस भी कर रहे होते हो, राजी भी कर रहे होते हो। और जो प्लेस होती है ना उस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे आप बेच रहे होते हो, वो सिलेक्टेड आउटलेट्स होती हैं, ये सिलेक्टेड जगहें होती हैं। आप पूरी दुकान में, पूरी मार्केट में, हर शॉप पे नहीं रखवाते। आप मॉल्स में रखवाते हो, सुपरमार्केट्स में रखवाते हो, स्पेसिफिक जगह पे रखवाते हो। जाहिर है जब आपका इंट्रोडक्शन से प्रोडक्ट आगे चला जाता है, यानी डेवलपमेंट से निकल के इंट्रोडक्शन में आपने लॉन्च कर दिया, फिर जब आप ग्रोथ में चले जाते हो ना, तब आपकी सेल्स यूजुअली हाई होने के पूरे चांसेस होते हैं। और एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है वो उसका ग्रोथ में पता चलता है। तो ग्रोथ स्टेज में आप क्या करते हो, माइनर चेंजेस करते हो, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर देते हो। Changes might to be made to the product as a result of the feedback from customers। सर एक बेसिक प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया होगा, मेरे कस्टमर ने बोला होगा कि अगर ये फीचर इसमें होता बहुत मजा आ जाता, इसमें थोड़ी बैटरी टाइमिंग ज्यादा होती और मजा आ जाता। तो आपने बेसिक प्रोडक्ट को थोड़ा सा अपग्रेड किया होता है। और प्राइसिंग आप थोड़ा सा लोअर कर सकते हो और थोड़ा हाई कर सकते हो। अगर पेनिट्रेशन प्राइसिंग की होगी तो आगे जब फीचर्स डालने से आप हाई प्राइस कर दोगे, और प्राइस पहले से ही ज्यादा है तो आप उसको क्या कर दोगे, थोड़ा प्राइस कम कर दोगे कि ज्यादा कस्टमर उसको बाय करें। ठीक है। और प्रमोशनल किस तरीके से करोगे, अब सिर्फ कस्टमर्स को परसुएट करोगे और इंफॉर्मेटिव दोनों करोगे। मतलब जो प्रमोशनल या जो एडवर्टीजमेंट है ना आपकी, वो सेम रहेगी, लेकिन इसमें आप थोड़ा सेल्स, मतलब डिस्काउंट्स पे, प्रोमोशनल एक्टिविटीज पे भी ज्यादा फोकस करोगे, एडवर्टीजमेंट प्लस प्रमोशंस भी करोगे। द प्रोडक्ट इज मोर वाइडली अवेलेबल विच हेल्प्स टू क्रिएट सेल्स। अब ये जो प्रमोशंस की मैं बात कर रहा था ना, वो हम प्रमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जहाँ तक मैंने बोला था ना, अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किए। तो जब ये हम दोनों पढ़ेंगे तो ये प्रमोशन की सारी स्ट्रेटजीज तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब प्लेस की बात होती है, द प्रोडक्ट इज मोर वाइडली अवेलेबल विच हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स। ज़ाहिर है जब प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है तो आप पहले जितने आउटलेट से अब ज्यादा आउटलेट पे अवेलेबल होगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा प्रमोशन होगी। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया। मेच्योरिटी पे यूजुअली क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो सैचुरेट कर रहा होता है, वो मैक्सिमम सेल्स अचीव कर चुका होता है। तो फिर उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए ना आप क्या करते हो, एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज लगाते हो। अब ये एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज क्या होती है ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होते हैं जिससे आप अपने सेल्स को ज्यादा बढ़ाते हो। जो अभी जो सेल्स है ना उससे एक जंप मारते हो, एक स्टेप और आगे लेके जाते हो। अब ये उनको कहते हैं एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज। और प्राइसेस कॉम्पिटिटिव कर देते हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को आए हुए थोड़ा पुराना टाइम भी हो गया है, मार्केट में ग्रो भी हो गया है, तो छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं, तो आपको प्राइसिंग में थोड़ा सा खेलना तो पड़ेगा। अब ये नहीं बोल सकते ना कम या तो ज्यादा। अब आपको कॉम्पिटिटर के अलाइनमेंट में चलना पड़ेगा ताकि वो आपको बीट ना कर पाए।
और प्रोमोशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी? जो कस्टमर्स को रिमाइंड करवाती हूँ, अवेयरनेस फैलाती हूँ, परसुएट करती हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट ना आपकी जरूरत है, ये प्रोडक्ट आप लोगे तो आपके सर पे बाल भी आ जाएंगे अगर हमारी कंघी इस्तेमाल करोगे। मतलब इस तरीके की वेग वेग एडवर्टीजमेंट भी होती है। हम्म। और प्लेस क्या होती है कि हर जगह अवेलेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स काफी होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, स्मॉल शॉप्स, बिग शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है। अब जब डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है ना, तब आप क्या करते हो? द प्रोडक्ट पैकेजिंग इज नॉट ऑल्टर्ड, द प्राइस माइट बी रिड्यूस, प्रमोशनल सेलिंग टू मेंटेन सेल्स। मतलब इस फेज में आप प्रोडक्ट को फिर कुछ खास नहीं करते। जब आपका प्रोडक्ट गिरने लग जाता है ना, फिर आप इसको क्या करते हो? रिप्लेस करते हो या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो, जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये जो नहीं हमने ग्राफ पढ़ा था। जिसके स्टेजेस होते हैं। हाँ, कि अगर ओके। मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा होता है हम्म। ना, तो फिर मैं एक नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो उसमें क्या होगा? वापस यूं नया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगा। ये प्रोडक्ट वन है और ये प्रोडक्ट टू है, सही है। फिर क्या होगा कि इस प्रोडक्ट से मेरा कैश फ्लो कहाँ से आएगा? यहाँ से। कि मतलब एक प्रोडक्ट का कैश फ्लो कम हो रहा है तो इसका कैश नीचे जा रहा है। फिर वापस ये जब ग्रोथ में चला जाएगा, उसको हम बंद कर देंगे। समझ में आया? यस। इसमें ऐसा होता है कि जो डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट से फिर जो कैश फ्लो आ रहा होता है ना, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज वाला कैश फ्लो हम नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा देते हैं। फिर हमें हमारे कैश फ्लो में भी फर्क नहीं पड़ता, हमें लॉस भी बेयर नहीं करना पड़ता, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। और फर्म या जो बिजनेस होता है ना, एक दो प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, वो 50-60 प्रोडक्ट पे एक साथ चल रहा होता है और डिफरेंट मार्केट्स में चल रहा होता है। तो जब प्रोडक्ट बंद होने जा रहा है तो उसकी आप प्रमोशनल एक्टिविटीज भी नहीं करोगे, एडवर्टाइजमेंट भी करोगे तो काफी कम प्राइस पे करोगे ताकि डेड स्टॉक निकल जाए। और फिर जो प्रोडक्ट बचेगा ना, वो सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल आउटलेट्स पे होगा, हर आउटलेट पे नहीं होगा। आउटलेट्स ऑफिशियल आउटलेट्स या प्रॉफिटेबल आउटलेट्स। तो ये चार स्टेजेस के लिए चारों डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स होते हैं। प्राइस क्या रखनी है, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रमोशन किस तरीके से होगी, प्लेस क्या होगी। आई गेस ये तुम्हें पूरा मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलोंग यस। विद इट्स स्ट्रेटजीज। एसेंशियल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग टेक्निक्स यूज टू एक्सटेंड द मेच्योरिटी। क्या लिखा हुआ है? यूज टू एक्सटेंड द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट, टू कीप द प्रोडक्ट इन द मार्केट, फाइंडिंग न्यू मार्केट्स। अगर नई मार्केट ढूंढ ली, नए यूजर्स ढूंढ लिए, प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर लिया, पैकेजिंग इंप्रूव कर ली, एडवर्टाइजिंग बढ़ा दी, प्रमोशनल एक्टिविटी ज्यादा कर ली, तो इससे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एक्सटेंशन हो जाती है। हमने जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी थी वो ये वाली पढ़ी थी कि भाई यूं होती है, यूं होती है, यूं होती है, और ये एक टाइम आता है ये कम हो जाती है। और एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज क्या होती है? बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है जिससे आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करते हो। ये उस तरह की एक्सटेंशन होती है कि इससे मैं जो नई, डिक्लाइन ना हो। हाँ, डिक्लाइन ना हो, डिक्लाइन से बचाने के लिए न्यू मार्केट, न्यू मार्केट, न्यू यूजेस, न्यू प्राइजेस या प्रमोशंस, इस तरीके से उसकी फिर लाइफ साइकिल एक्सटेंड होती रहती है। अब जैसे देखो ना, कोको कोला, पेप्सी, भाई 50, 30, 40 साल से लोग पी रहे हैं। क्या वो प्रोडक्ट डिक्लाइन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो नहीं। कोक स्टूडियो लेके आ जाते हैं, कोक के ऊपर आपका नाम लिख के दे देते हैं, कोई अच्छी अच्छी ऑफर्स लेके आ जाते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जिससे उनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंड होता रहता है, होता ये तो रहता है। आया था कि बॉटल के ऊपर कोड होगा, उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप उससे चीज खरीद सकते हो, तो इसकी वजह से लोग और खरीदना शुरू हो गए। एग्जैक्टली exactly। या जब आइसक्रीम की डिमांड कम होने लगती है, सेल्स लो होती हैं, तो लोग एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। और ये यस। बना भी हुआ है, देखा? एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज।